गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट ईयर की क्लास 8 में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो, इसके कई नाम मिलते हैं। इसके सिंधु सभ्यता भी नाम है, इसका हड़प्पा सभ्यता भी नाम है, हड़प्पा सभ्यता भी इसका नाम मिलता है। और इसका नया नाम मिलता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। देखो, सिंधु सभ्यता तो इसका नाम इसलिए पड़ा कि जो सबसे पहले जो जिन क्षेत्रों में उत्खनन हुआ था वो सारे क्षेत्र सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही बने हुए थे, इसलिए स्थापित थे। वो क्षेत्र वहीं उसके आसपास में मिले या उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले, इसलिए इसका सबसे पहले नाम क्या पड़ा? सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि इस सभ्यता में जिस नगर या जिस स्थान पे सबसे पहले उत्खनन हुआ वह स्थान था हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी। तो एक ट्रेडिशनल चलता है कि जिस क्षेत्र में सबसे पहले उत्खनन हुआ हो उस क्षेत्र के नाम पर भी उस सभ्यता का नाम रखा जा सकता है, इसलिए इसका दूसरा नाम रखते हैं हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहले उत्खनन प्रारंभ किया गया था, इवन हड़प्पा की सबसे पहले खोज की गई थी, इसलिए इस सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। देखो, सिंधु सरस्वती सभ्यता में क्या है, जब देश का विभाजन हो गया 1947 में, तो अधिकांश क्षेत्र जहां पर इस सभ्यता की खोज हुई थी उसमें से अधिकांश क्षेत्र कहां चले गए? पाकिस्तान में। कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। एक मिनट, उसमें से अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। ये सिंधु नदी है, उसमें से अधिकांश क्षेत्र कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। ठीक है। अब पाकिस्तान वालों ने क्या किया? भारतीयों को टॉर्चर किया, परेशान किया, टॉन्ट कसे भारतीयों के ऊपर कि भाई देखो, आपसे ज्यादा, आप कहते हो हम तो विश्व गुरु है, आपसे ज्यादा तो प्राचीन सभ्यता हमारी है, हमारी सिंधु सभ्यता है, हमारी हड़प्पा सभ्यता है। तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चहुंदड़ो है, तुम्हारे पास क्या है? तो भारतीयों ने इस चीज को दिल पे ले लिया और उन्होंने भी लगे हाथ नवीन प्रदेशों का उत्खनन करना प्रारंभ कर दिया। और जो नए प्रदेश मिले, वो जो ये सरस्वती जो लुप्त नदी हो गई है, अपने हिमाचल से निकल के यूं आ रही है, तो इस नदी के आसपास में ज़्यादा प्रदेश मिले। इधर ये गुजरात वाले बेल्ट में प्रदेश मिले। ठीक है। तो सरस्वती नदी के आसपास में भी प्रदेश मिलने के कारण इस सभ्यता को क्या कहा जाने लगा? सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या कहा जाने लगा इसमें? सम्मिलित रूप से भारत में सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है। अब देखते हैं कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। और ये रावी नदी है, यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने सबसे पहले इस सभ्यता के संकेत दिए थे कि साहब, मेरे को तो जो ये हड़प्पा के जो जगह है, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत में, तो यहाँ पर जो टीले हैं, यहाँ पर कोई स्पेशल चीज दबे होने के संकेत दिखाई
दे रहे हैं। यहां पे कोई ऐसी चीज है जो यूनिक है। कौन कह रहा है? चार्ल्स मैनसन। लेकिन इसकी बात को उन्होंने क्या किया? दिल पे नहीं लिया, सीरियस नहीं लिया। कोई बात नहीं लिया तो सीरियस। और हम जानते हैं कि भारत में रेलवे 1853 लॉर्ड डलहौजी लेके आया। जब रेलवे का निर्माण शुरू हुआ तो 1856 में कराची से लाहौर जो रेलवे लाइन डाली जा रही थी, उस रेलवे लाइन के नीचे जो जैसे जो स्लीपट आते हैं ना, स्लीपट जो सीमेंटेड होते हैं वाइट, उससे पहले लकड़ी के लगे होते थे, ठीक है। उनसे पहले क्या होते थे कि जो पक्की हुई ईंटें होती थी वो भी लगाते थे। तो जो कराची से लाहौर के बीच में जो लाइन डाली जा रही थी रेलवे लाइन, तो पटरियों के नीचे बिछाने के लिए पक्की ईंटों की जरूरत पड़ी। उन्होंने देखा कि अरे कहाँ ढूंढ रहे हो, ये देखो ये टीला रहा। कौन सा? ये हड़प्पा वाला टीला रहा। उस टीले पे गए, देखा कि यहाँ तो बड़ी मात्रा में ईंटें पड़ी हुई है जो पकी हुई है। तो उन्होंने उस हड़प्पा नामक टीले से ईंटों को निकालना शुरू किया और जो रेलवे लाइन निकाली जा रही थी उसकी पटरियों के नीचे बिछाना शुरू कर दिया। विलियम बर्टन और जॉन बर्टन, दो भाई बर्टन बंधु, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, उन्होंने कहा कि साहब आप जो लाइन तो बिछा रहे हो कराची से लाहौर के बीच में, ये तो ठीक है, लेकिन जो आप ईंटें निकाल रहे हो इस टीले से ये गलत है, क्योंकि हो सकता है इस टीले में कोई पुरानी सभ्यता दबी हुई हो। तो दूसरी बार जॉर्डन बर्टन बंधुओं ने इस सभ्यता की ओर इंगित किया, लेकिन फिर भी इसका उत्खनन नहीं किया गया। इसका उत्खनन नहीं किया गया। अब सर जॉन मार्शल, भारत में 1900 ईस्वी आ गई है। जॉन मार्शल भारत में जो पुरातत्व विभाग के प्रमुख बने, इनके निर्देशन पे, जॉन मार्शल के निर्देशन पे दयाराम साहनी, कौन? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में सबसे पहले 1921 ईस्वी में, इसमें एक माधव स्वरूप वत्स का भी नाम आता है, उसके हेल्पर थे वत्स। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने सबसे पहले 1921 में जॉन मार्शल की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से? जॉन मार्शल की प्रेरणा से 1921 में पंजाब के मोंटगोमरी, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है ना, इसमें जो मोंटगोमरी, इसको साहिवाल भी कहते हैं, मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक स्थान से इस सभ्यता की सबसे पहले खोज की। इसलिए इस हड़प्पा नामक जगह को या हड़प्पा नामक स्थान को इस सभ्यता का तोरण द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस सभ्यता का तोरण द्वार भी कहते हैं। अब तोरण तो आप जानते ही हो, तोरण वो होता है जहां से एंट्री होती है, और इस सभ्यता में एंट्री कहां से हुई? हड़प्पा से। इसलिए हड़प्पा को क्या कहा जाने लगा? इस सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता का तोरण द्वार नगर। ठीक है, अब हम देखते हैं इस सभ्यता का विस्तार। क्या देखते हैं? इस सभ्यता का विस्तार की ये सिंधु सरस्वती सभ्यता है, ये कहां से कहां तक फैली हुई है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का विस्तार। अब देखो, जो उत्खनन किया गया, उत्खनन के अंदर कई स्थानों पे खोज की गई जहां पर इस सभ्यता के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन इस सभ्यता के जो पीक पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार है। इस सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है, इस सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है वो तो है मांदा, वो है
मांदा, और मांदा कहाँ है? J&K, जम्मू कश्मीर में। इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कहाँ पे है? मांदा, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और सबसे लास्ट का स्थान कौन सा है इसका? दायमाबाद। दायमाबाद। कुछ लोग भगतराव को भी मानते हैं जो गुजरात में, जबकि दायमाबाद ये कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दायमाबाद, ठीक है। अब इसका पश्चिमी स्थान कहां पे है? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहां पड़ता है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में पड़ता है सुतका गेंडोर, ठीक है। और इसका पूर्वी स्थान कहां है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और यह कहां पड़ता है? यूपी में। तो ये सभ्यता ऐसे फैली हुई है, ठीक है। आलमगीरपुर से सुतका गेंडोर, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में मांदा से दायमाबाद, महाराष्ट्र में, ठीक है। इस सभ्यता का प्रारंभ काल में जो भौगोलिक विस्तार देखते हैं, जो भौगोलिक विस्तार हम इस सभ्यता का देखते हैं, वो पहले तो 12 लाख वर्ग किलोमीटर, 12,99,000 वर्ग किलोमीटर था। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अगर जो उत्खनन जो क्षेत्र हो गए हैं उन सब को अगर यूं काउंट करें तो इसका 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है। ये इसका प्रमुख रूप से विस्तार है, ठीक है। अब देखो, अभी तक लगभग 3,000 हमें पुरातात्विक ऐसे स्रोत मिले हैं इस सभ्यता के सभी स्थलों से मिला करके, ठीक है। और इस सभ्यता में जो लिपि थी, इस सभ्यता की जो लिपि थी उसे सबसे पहले पढ़ने का, इसकी लिपि देख लेते हैं, विस्तार हो गया। अब लिपि, जो लिपि थी उसे सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया वेडल ने 1925 में, लेकिन पढ़ने में वे नाकाम रहा। उसके बाद नवीनतम, इसके बाद नटवर झा, राजाराम, धनपत सिंह धान्या, इन्होंने भी इसे पढ़ने का प्रयास किया, ठीक है। लेकिन जो आर.एस. विष्ट है वो कहते हैं कि साहब कोई कितना ही प्रयास कर ले, इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वह कैसी है? भाव चित्रात्मक। ये लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक यह लिपि है। क्लाक्सर लिपि भी इसको बोलते हैं, बूस्ट्रोफेदन भी इसे बोलते हैं, बूस्ट्रोफेदन भी इसे बोलते हैं। बूस्ट्रोफेदन को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं गोमूत्राकार। गोमूत्राकार अर्थात ये लिपि कैसे लिखी जाती है? ये लिपि लिखी जाती है इसको ऐसे लिखी जाती है लिपि। इसलिए इस लिपि को क्या कहते हैं? सर्पिलाकार भी कहते हैं। इस लिपि को क्या कहते हैं? सर्पिलाकार भी कहते हैं। बूस्ट्रोफेदन यानी गौमूत्राकार या सर्पिलाकार। ये इस लिपि के नाम है, ठीक है। भाव चित्रात्मक लिपि है, इसलिए इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जब लिपि तो मिली लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, तो ये किस में काउंट होगी? आद्य इतिहास काल में। किस में होगी? आद्य ऐतिहासिक काल में ये
काउंटिंग होगी। ठीक है, सिंधु लिपि के सबसे ज्यादा साक्ष्य कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद कहां से मिले हैं? हड़प्पा से इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है, इसके विभिन्न पक्षों को जानने के आधार, सिंधु सरस्वती सभ्यता है, इसके विभिन्न पक्षों को जानने की दृष्टि से जो जानकारी सबसे ज्यादा मिलती है वो मिलती है मुहरों से। मुहरे हैं, उससे इसकी सबसे ज्यादा जानकारी हमें मिलती है। और मुहरे दो प्रकार की मिली है, एक तो आयताकार और एक वर्गाकार। ठीक है, जो वर्गाकार मुहरे हैं उसके ऊपर लेख भी मिले हैं और चित्र भी मिले हैं। जो वर्गाकार मोहरे हैं उसके ऊपर लेख भी मिले हैं और चित्र भी मिले हैं, और जो आयताकार है उसके ऊपर केवल लेख ही मिले हैं, उसके ऊपर केवल लेख ही मिले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मोहरे कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से, और उसके बाद मिली है हड़प्पा से। ठीक है, अब देखो जो लोथल से फारस की मोहर मिली, फारस यानी ईरान की मोहर मिली है। और क्या नाम था, मेसोपोटामिया की जो 5 बेलनाकार मोहरें हैं वो कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक, अब इसका समय देख लेते हैं, इस सभ्यता का समय क्या था। इस सभ्यता का समय क्या था? अब देखो, विद्वान कहते हैं, सब अलग अलग आइडिया लगाते हैं, जिसके अंदर अपने पहले हैं माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी। वो माधव स्वरूप वत्स व साहनी इसका समय लगाते हैं 2300 ईस्वी से ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। क्या लगाते हैं? 2300 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व इसका समय है। जबकि जो मार्शल है जॉन मार्शल, वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व इसका समय मानते हैं कि इसका समय 3250 से 2750 पूर्व के बीच में इसका समय रहा होगा। ठीक है, जो पिगट और व्हीलर है, स्टुअर्ट पिगट, वह पिगट और जो व्हीलर है वो इसका समय मानते हैं 2800 से 2500 ईसा पूर्व इसका मानते हैं। अब देखो, जो कार्बन 14 C14 पद्धति चलती है, उसके आधार पर डीपी अग्रवाल कार्बन 14, जिसको रेडियो कार्बन पद्धति भी कहते हैं, उसके आधार पर इसका समय मानना है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, और जो सर्वमान्य मत है उसके अनुसार ये सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच में विकसित थी। लेकिन इसका जो एंड था, धीरे धीरे वह इसका जो पतनशील काल था वह 1750 ईसा पूर्व तक भी चला जाता है। 1750 ईसा पूर्व तक भी इसका जो पतनशील काल था वह चला जाता है। ठीक है, यह सर्वमान्य मत है। अब हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी उत्पत्ति किसकी? सिंधु सरस्वती सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई? जो चाइल्ड, मार्शल और पिगट, डीडी कौसाम्बी, चाइल्ड, मार्शल, पिगट, डीडी कौसाम्बी, ये लोग सब मिलके कहते हैं कि भारत में ये सभ्यता विकसित नहीं हुई, बल्कि ये सभ्यता कहां से हुई? ये मेसोपोटामिया से आई थी। कहां से आई थी? मेसोपोटामिया से ये सभ्यता आई थी। कौन कह रहा है? मार्शल कह रहा है, चाइल्ड कह रहा है, पिगट कह रहा है, डीडी कौसाम्बी कह रहा है कि भाई ये सभ्यता कहां से आई थी? मेसोपोटामिया से इंडिया के अंदर
आई थी, जबकि रोमिला थापर सर्विस केयर, हम सर्विस कराते हैं तो केयरफुली कराते हैं तो सर्विस केयर, ये सब क्या कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति ईरान यहाँ गया बलूचिस्तान के पश्चिम में, ईरानी और जो बलूच ग्रामीण सभ्यता थी, ईरानी और जो बलूच ग्रामीण सभ्यता थी बलूचिस्तान, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। कौन कह रहा है? रोमिला थापर और केयर सर्विस, ये सब दोनों कह रहे हैं। जबकि आलचिंसन कहते हैं कि भाई ये सभ्यता वहां से नहीं आई, ये सभ्यता कहाँ पे उत्पत्ति हुई थी? इस सभ्यता का उत्थान भारत में ही हुआ था। इस सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? केवल और केवल भारत में ही इस सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी। और लेकिन ये एक आकस्मिक उत्थान था। कैसा था? सरप्राइज। ये एक आकस्मिक उत्थान था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसके बाद आते हैं अपने बॉस अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल। अमलानंद घोष व डीपी अग्रवाल, वो साहब कहते हैं कि भाई क्या कह रहे हो आप, कहाँ से मेसोपोटामिया, कहाँ ईरान बलूच और कहाँ अचानक? नहीं, ये इसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई थी और क्रमिक रूप से हुई थी। इसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई थी और क्रमिक रूप से हुई थी, क्रमिक रूप से ही विकसित हुई। और इसका वो एग्जाम्पल देते हैं कि जो अपने कालीबंगा है वहाँ पर इस सभ्यता से पहले की सभ्यता जो किलेबंद थी उसके अवशेष हमें मिले हैं। दुर्गीकृत सभ्यता के अवशेष मिले कालीबंगा से। प्री सिंधु सभ्यता, प्री हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा से पहले की सभ्यता के अवशेष मिले जो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और ऐसे अवशेष कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से। तो वो एग्जाम्पल देते हैं कि भाई देखो ये अपने यहाँ पर भी ऐसे अवशेष मिल रहे हैं, तो ये क्यों आप बाहर से मान रहे हो, मेसोपोटामिया से, ईरानी बलूच से मान रहे हो? और आकस्मिक तो वो चीज़ होती नहीं है। अचानक तो देखो पेड़ भी बड़ा होगा, धीरे धीरे होगा, बच्चा भी होता है, धीरे धीरे होता है, मकान वगैरह सब अचानक के लिए थोड़ी बन जाएंगे ये सब। तो वो कहते हैं कि नहीं, अचानक कोई चीज़ नहीं है, बल्कि क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। वो कहते हैं अच्छा क्रमिक रूप से हुई थी, तो पहले कैसी थी? पहले ग्रामीण सभ्यता थी। इसके अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कहाँ से मिले इसके अवशेष हमें? कालीबंगा से। ऐसे करके वो अपनी बात रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।